बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ चुका है। अब बात ये उठती है कि इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या पूरी बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या पूरे नियम हैं, वो सारा कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी है। जितने भी रूल्स ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में फॉलो होने वाले हैं, आज के वीडियो में वो सारे रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो। कभी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो उसके रूल्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद काउंसलिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो मैं उसका तरीका आपको समझा दूं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगी। और अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, बताइए कि आपको कौन सी काउंसलिंग कराना है। पेमेंट पे करके आप हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हो। खैर, स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के ऑल रूल्स की। इस साल जो भी रूल फॉलो होंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे रूल्स में बदलाव भी आया है, पिछले बार के हिसाब का रूल नहीं चल रहा है, पिछले बार के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आया है। तो वो सारे रूल्स आपके लिए बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा पर हर एक रूल मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, ताकि इसके अलावा कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब बारी आती है रूल्स की। रूल्स की बात करें तो पर राउंड, हर राउंड में अलग अलग रूल होते हैं। पर राउंड डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। राउंड वाइज अगर रूल्स की बात करें तो हर एक राउंड का अपना खुद का नियम होता है, अपना खुद का रूल होता है। आप ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में जो रूल था वो दूसरे में अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होता। तो राउंड वाइज क्या क्या नियम है वो मैं आपको समझा देती हूँ। और इस बार राउंड वाइज नियम में काफ़ी बदलाव भी आया है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, तो आपको रूल्स मालूम होना चाहिए। रूल्स में आपका एक तो एलिजिबिलिटी भी आता है, एलिजिबिलिटी, और दूसरी चीज आपका फीस भी आता है, जो कि फीस का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फीस लगेगी, कितनी फीस लगेगी। तो ये चीजें भी अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1, जो अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेडेशन है वो केवल राउंड 3 तक हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। ठीक है, राउंड 3 तक हो सकता है, यानी राउंड 1 में कॉलेज मिला है 2 में जा सकते हो, 2 में मिला है 3 में जा सकते हो, या पहले में ही मिला है तो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा तक जा सकते हो, 2 बार अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन राउंड तीसरे के आगे आप नहीं जा सकते, भले ही तीसरे में पहली बार आपको कॉलेज मिला हो, डजेंट मैटर, तीसरे के आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरी बात, अगर राउंड 1, 2 या 3 किसी में भी आपको कॉलेज मिला आपको, या फिर किसी स्टेट कोटा काउंसलिंग में भी आपको राउंड 1, राउंड 2 या 3 में कॉलेज मिला, तो इस केस में आप ऑल इंडिया कोटा की स्ट्रे वैकेंसी में आप नहीं जा सकते। कॉलेज मिला और आपने ले लिया है, तो इस केस में नहीं जा सकते। लेकिन कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया है, तो आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हो। आपको किसी भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में राउंड 1, 2, 3 में कॉलेज मिला और आपने ले लिया, तो आप नहीं जा सकते ऑल इंडिया की काउंसलिंग में। अगर आपने छोड़ दिया है मिलने के बाद तो आप जा सकते हो। ऐसे ही ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में अगर राउंड 1, 2 या 3 में से कॉलेज मिला और आपने ले लिया है तो नहीं जा सकते, लेकिन छोड़ दिया है तो आप जा सकते हो। समझ गए? छोड़ देने पे यही होगा कि अगर आपने छोड़ा है तो वही बात है, आपकी सिक्योरिटी मनी वगैरह कटती है। ठीक है, बाकी जा सकते हो आप। अगली बात, राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, यानी राउंड 1 में अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होता। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, बिना नुकसान के राउंड 1 में आप सीटें छोड़ सकते हो, ये आपको माफ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी करेक्शन विंडो इसमें नहीं आती है, नो करेक्शन विंडो, इसमें कोई भी करेक्शन विंडो नहीं आती है, इसलिए ध्यान से सारी डिटेल्स भरें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, अगले रूल ये है कि फीस को देख करके
बॉन्ड को देख करके तभी कॉलेज भरिए। अगर आप फीस बॉन्ड देख करके कॉलेज नहीं भरोगे, गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस बहुत ज़्यादा होती है कई बार, प्राइवेट की फीस तो कई बार बहुत हिडन चार्जेस होते हैं, बॉन्ड लगा होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें देख के कॉलेज आपको भरना चाहिए, बाद में आप उसे सही नहीं कर पाओगे। अगर एक बार मिल गया तो आप उसे सही नहीं कर पाओगे, इसलिए सब कुछ ध्यान से देखते हुए कॉलेज भरें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी मनी हमेशा अपने अकाउंट से देनी है, अपने अकाउंट से देनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी सिक्योरिटी मनी वगैरह कितनी लगेगी। सिक्योरिटी मनी हमेशा अपने अकाउंट से देनी है और उसी अकाउंट में रिफंड आएगी, किसी और में नहीं आएगी, उसी अकाउंट में रिफंड आएगी। कई लोग कहेंगे कि हम डेबिट कार्ड से देते हैं, हम क्रेडिट कार्ड से देते हैं, तो जो भी कार्ड आप इस्तेमाल करोगे वो कार्ड जिस बैंक से लिंक होगा उसी पे पेमेंट आपकी वापस आएगी। ठीक है, कोई और तरीका नहीं होता, उसी पे पेमेंट आपकी वापस आएगी। आप चाहोगे भी तो ये तरीका बदल नहीं सकते, जिससे आपने पेमेंट किया है उस पे ही आपको वापस आएगी। ठीक है, तो ये पैसे आपको किसी को नहीं देना है, खुद ही पेमेंट करने हैं, खुद ही आपको वापस मिलेंगे। ओके, अगला नियम ये है कि जो नीट का फॉर्म भरते वक्त आपने मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यूज किया था, वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर आप काउंसलिंग का फॉर्म भरने में भी यूज करोगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगर एक बार आपका चॉइस लॉक हो गया, आपने चॉइस फिलिंग की और चॉइस क्या हो गया, लॉक हो गया, एक बार अगर चॉइस लॉक हो गया तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। ये अभी मैं बेसिक रूल बता रही हूँ, बाकी राउंड वाइज रूल्स भी अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखिए, तीसरी बात, अगली बात, आप एक बार ही फॉर्म भर सकते हो, वन टाइम आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एक बार से ज्यादा आपने एप्लीकेशन फॉर्म कोई भरा, जैसे मान लेते हैं आप ऑल इंडिया का भर रहे हो और ऑल इंडिया का ही आप कई बार भर दिए, तो आप पे आपको डिबार किया जा सकता है, यानी कि काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है और आप पे कई कार्यवाही की जा सकती हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ गलत किया है, ये सही नहीं है। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो दोबारा आप ना भरें, भले ही आपसे गलत हो गया हो, आप दोबारा ना भरें उस काउंसलिंग के लिए। हाँ, दूसरी काउंसलिंग के लिए आप भर सकते हो, जैसे कोई ऑल इंडिया में काउंसलिंग करना चाहता है, कोई स्टेट में भी करना चाहता है साथ में, तो दो अलग अलग काउंसलिंग के फॉर्म आप भर सकते हो, लेकिन एक ही काउंसलिंग का फॉर्म दो बार मत भरिए, अलग अलग डिटेल से गलत तरीके से मत भरिए इस सब चीज़ों को। ठीक है, अगली बात, थर्ड राउंड के बाद रिजाइन आप नहीं कर सकते, रेजिग्नेशन नहीं कर पाओगे। अब रेजिग्नेशन क्या होता है, रेजिग्नेशन मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। मान लेते हैं किसी ने कॉलेज ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया और बाद में सोचा नहीं मुझे तो नहीं लेना। एक होता है डिक्लाइन, एक होता है रेजिग्नेशन, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पहले डिक्लाइन समझ लेते हैं, मैं आपको राउंड वाइज रूल समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम रेजिग्नेशन के रूल्स पढ़ेंगे और एक लास्ट में देखेंगे कि किस किस केस में एडमिशन कैंसिल होता है, जिससे आपको बचना है। ये सारे नियम अगर आप फॉलो करोगे तो आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं पहले राउंड वाइज रूल, अलग अलग राउंड के रूल पढ़ने होंगे हमें, क्योंकि काउंसलिंग कई राउंड में चलती है और कई सारे कोर्सेज उसमें होते हैं, तो इस बारे में थोड़ा हम समझते हैं। पहली बात, अगर हम बात करें राउंड 1 की, राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिला, कॉलेज अलॉट मतलब आपको कॉलेज मिल गया, और दूसरा होता है कॉलेज नॉट अलॉट, कॉलेज आपको नहीं मिला, नॉट अलॉटेड है ना, कॉलेज आपको नहीं मिला, कॉलेज अलॉटेड, कॉलेज नॉट अलॉटेड। दो ही कंडीशन होगी कि आपने कॉलेज भरा, या तो आपको कॉलेज मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिला वो चुपचाप राउंड 2 में चले जाएंगे, उनका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनको मिला है उनके सामने 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 कि उसी कॉलेज को फिक्स कर ले, उसी कॉलेज को क्या कर ले, फिक्स कर ले, जिसे हम कहते हैं फ्रीज करना, फ्रीज। ठीक है, दूसरा रास्ता ये है कि उस कॉलेज के से बेहतर की तलाश करना, जिसे आप कहते हो अपग्रेड या फिर फ्लोट, यानी कि आपको वो कॉलेज लेना तो है लेकिन अगर उससे बेहतर मिल जाए तो और अच्छी बात है, आप ऐसा सोच रहे हो। तीसरा नंबर होता है डिक्लाइन करना। डिक्लाइन मतलब आप कॉलेज को छोड़ दोगे, आपको कॉलेज नहीं पसंद आया, आपने भरा था, गलती से भर गया था, या फिर आपने लापरवाही में भर दिया, आपको जानकारी नहीं थी और वो कॉलेज आपको मिला, आपको वो कॉलेज छोड़ना है, तो आप डिक्लाइन करोगे। तो जो लोग डिक्लाइन कर देंगे वो बिना किसी नुकसान के वापस से राउंड 2 में आ सकते हैं। इसे हम कहते हैं फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट
फ्री एग्जिट का मतलब है कोई नुकसान नहीं हुआ, बिना किसी नुकसान के, कोई नुकसान नहीं, यानी आप पे कोई नियम नहीं अप्लाई हुआ, ना ही आपके पैसे वेस्ट हुए, आप चुपचाप डिक्लाइन करके राउंड 2 में आ सकते हो। भले ही आपने गलती से कोई कॉलेज ऐसा भर दिया था जो आपको मिल गया और आपको बाद में नहीं पसंद आ रहा, तो आप छोड़ करके राउंड 2 में आ सकते हो। या फिर आप सोचते हो कि मुझे अब काउंसलिंग करानी नहीं है, तो आप बाहर भी जा सकते हो, आप बाहर भी जा सकते हो, आपको आगे पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे राउंड में जब आप कॉलेज नहीं फिल करोगे तो अपने आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये डिक्लाइन की बात हो गई। अब बात करते हैं फ्रीज और फ्लोट वालों की। फ्रीज और फ्लोट वालों की देखिए, यहीं पे नियम में बदलाव हुआ है। पिछले साल नियम कुछ और थे, पर इस साल बदल गए हैं। अगर आपने फ्रीज कर दिया, यानी कि फिक्स कर लिया कि मुझे यही कॉलेज लेना है जो मुझे मिला है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो ऐसे केस में आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा, कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग, कॉलेज रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने फ्लोट कर दिया तो आपको खाली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इस प्रोसेस को थोड़ा मैं डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दोनों प्रोसेस मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ और ये दोनों प्रोसेस आगे वाले राउंड में भी लागू होंगी, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए जरा, अगर किसी बच्चे ने फ्रीज किया है, फ्रीज, फ्रीज मतलब है कि उस कॉलेज को उसने फिक्स कर लिया, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, उस कॉलेज को उसने फिक्स कर लिया, तो पहला काम होता है कि ऑनलाइन सीट एक्सेप्ट करो। सीट एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद साथ साथ में डॉक्यूमेंट सबमिट करो, डॉक्यूमेंट सबमिट ऑनलाइन आपको करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है, कॉलेज रिपोर्टिंग। जो कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम दिया हुआ है, जो मैंने शेड्यूल में बताया है, वो आपको समय रहते कॉलेज रिपोर्टिंग करना है। और कॉलेज रिपोर्टिंग जब आप करोगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे, डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे, ओरिजिनल भी लेकर के जाओगे, प्लस उसका 2 फोटोकॉपी, हर एक डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी, जिसपे स्टूडेंट का साइन होना चाहिए। स्टूडेंट का साइन जब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब स्टूडेंट ने उस पर साइन कर दिया फोटोकॉपी पे। हर एक डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटोकॉपी ले जाओगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाओगे। ये सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज पे जमा हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा चीज होगा कि आपका फीस देना है, फी डिपॉजिट करना है। जितने भी उस कॉलेज की फीस है वो फी आपको डिपॉजिट करनी है। फी डिपॉजिट करने के बाद अब आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट सारे अगर करेक्ट निकल जाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट सारे के सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे, तब तो आपका एडमिशन हो जाएगा और साथ साथ में फिर आप आगे के लिए पढ़ाई के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत निकल गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको राउंड 2 में दोबारा से जाना होगा और सही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई अगर आप फ्रीज करते हो तो क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप फ्लोट करते हो। फ्लोट, अगर आप फ्लोट करते हो, जिसे आप अपग्रेड के नाम से जानते हो, अपग्रेड, आपको कॉलेज मिला, आपको उसे रखते हुए आगे बढ़ना है, इसी को अपग्रेड कहते हैं। अगर आप अपग्रेड करते हो तो उस केस में पहले आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो डीएवी है, जो डीवीसी है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कमेटी है, जो या फिर नोडल सेंटर का जो ऑफिसर है, नोडल सेंटर ऑफिसर, वो क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा क्वेरी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्वेरी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे मान लेते हैं किसी का डॉक्यूमेंट उसने अपलोड किया, उसने गलत अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट गलती से गलत हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, वो ब्लर है,
कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट सही नहीं माना जा रहा है, तो डीवीसी वाले यानी कि नोडल सेंटर ऑफिसर आपको एक नोटिफिकेशन देंगे, आपको नोटिफिकेशन देंगे कि आप री अपलोड करो अपना ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, री अपलोड डॉक्यूमेंट करो, वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ठीक है, तो वापस से अगर आपका कोई गलती हुआ होगा तो आप वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड जब आप वापस से करोगे तो वापस से आपका डीवीसी जो है, जो कमिटी है, वो आपका चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट सही निकले, सही, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, साथ ही साथ आप राउंड 2 में जा सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट अगर गलत निकल गए, डॉक्यूमेंट अगर गलत निकल गए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप राउंड 2 में जा सकते हो। ये चीज होती है, बात समझ गए? तो पहले क्या होता था, पहले प्रोसेस अलग थी, पर पहले से आपको अभी कोई मतलब नहीं है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखिए। पहले आपको कॉलेज पे जाना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, फिर दूसरा नया कॉलेज मिला तो पैसे वहां से वापस लेने पड़ते थे, बड़ी समस्या की बात थी। लेकिन अब ये बदलाव आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि अगर आपको कॉलेज मिल जाए पहले राउंड में तो आप फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, या डिक्लाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों केसेस के बाद अगर राउंड 2 स्टार्ट होता है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर राउंड 2 शुरू हो जाता है तो क्या होगा, राउंड 2, फ्रीज वाला तो राउंड 2 में जाएगा नहीं, जिसने फिक्स कर लिया वो राउंड 2 में नहीं जाएगा। राउंड 2 में दो बच्चे जाएंगे, या तो जिनको, जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कई लोग रह जाते हैं, नहीं समय से कर पाते हैं, या फिर राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला था, कोई कॉलेज नहीं मिला था, वो लोग जाएंगे, या फिर वो लोग जाएंगे जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, कॉलेज मिला था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि फ्लोट रेंज में है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, ऐसे लोगों को अगर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले को कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज मिला, कॉलेज मिल गया, तो आपको क्या करना होगा, कॉलेज मिलने के बाद वापस से वही ऑप्शन जनरेट होगा, फ्रीज, फ्रीज, फ्लोट एंड डिक्लाइन। इनके लिए भी सेम बात होगी कि कॉलेज मिला तो ये है, इनके लिए भी सेम बात होगी, कॉलेज मिला तो ये है, फ्रीज, फ्लोट, डिक्लाइन। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, अगर किसी बच्चे ने इस बार डिक्लाइन किया, डिक्लाइन करने के बाद राउंड 3 में तो जा सकता है, डिक्लाइन करने के बाद वो क्या कर सकता है, राउंड 3 में जा सकता है, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी मनी है और उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कट जाएगा, वो कट जाएगा। उसको दोबारा जाने के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन फीस और वापस से सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने नियम तोड़ा है। उसको कॉलेज डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, आप खुद की मर्जी से भर रहे हो, तो एक बार तो आपको राउंड 1 में माफ किया गया, लेकिन दोबारा राउंड 2 में आप यही गलती करोगे तो डिक्लाइन करने पे आपकी सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस काट ली जाएंगी और आपको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे अगर आप राउंड 3 में जाओगे तो। ठीक है, अगर आप राउंड 3 में नहीं जाके बाहर भी जाना चाहते हो तो आपको जो सिक्योरिटी मनी वापस मिलती है वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डिक्लाइन नहीं करना है, कोशिश करिए वही कॉलेज भरिए जिसको आपको छोड़ना ना पड़े। क्यों ऐसे कॉलेज भरना जो आप छोड़ोगे, ये तो अपने हाथ में है ना कि कौन सा कॉलेज आप भरोगे। ठीक है, अगली बात, फ्रीज और फ्लोट पे वही नियम अप्लाई होगा जो नियम अभी मैंने पीछे बताया था, वही नियम वापस से अप्लाई होगा जो मैंने यहाँ पे बताया था ना। फ्रीज और फ्लोट पे, फ्लोट करने में ये करना होता है, फ्रीज करने पे ये करना होता है, यही सारे नियम अप्लाई होंगे। ठीक है, बात समझ गए? अब बारी आती है राउंड 3 की, यहां नियम बदल जाएगा। राउंड 3 में कुछ लोग होंगे जो नया रजिस्ट्रेशन करके आए होंगे, कुछ लोग होंगे जो राउंड 1 से कॉलेज नहीं मिला होगा, राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला होगा, ऐसे भी तो होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला, और उसके बाद वो होंगे जो अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे राउंड 1 से 2 में आए हो, चाहे 2 से 3 में आ रहे हो अपग्रेड करके। इन तीनों को वापस से दो ही ऑप्शन मिलेगा इस बार ऑप्शन मिलेगा फ्रीज, या तो फिक्स करो या तो डिक्लाइन करो, यानी कि छोड़ दो। इसके आगे आप अपग्रेड यानी कि जो फ्लोट है वो नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी लोग इसमें फ्रीज करेंगे, चाहे वो अपग्रेड वाले हो, चाहे वो नए रजिस्ट्रेशन वाले हो, चाहे वो लोग हो जिनको कॉलेज नहीं मिला था दोबारा बाद में मिल गया, राउंड 1 में कॉलेज मिला था वो अपग्रेड करके राउंड 2 में आए हैं, राउंड 2 में मिला था अपग्रेड करके राउंड 3 में आए हैं, तो जो भी है वो सारे लोग फ्रीज करेंगे तो इस बार उनको कॉलेज पे जाना पड़ेगा,
कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और वही वाला नियम अप्लाई होगा जो मैंने फ्रीज पे बताया था, वही सारे स्टेप चलेंगे। कॉलेज रिपोर्टिंग यहाँ पे जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने राउंड 1 में कॉलेज मिला हो और अपग्रेड लगाया हो, लेकिन राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिला, पर राउंड 1 में मिला था। उन लोगों को भी उसी कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। समझ गए? राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था उसी में जाकर के रिपोर्ट करनी पड़ेगी, इसके आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है? या फिर कॉलेज छोड़ दो। अगर आप कॉलेज डिक्लाइन करोगे तो वही बात है, सिक्योरिटी मनी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस आपकी काट ली जाएगी। सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस आपको वापस नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये राउंड 3 का नियम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और बात ध्यान से सुनिए, मैं इस चीज को थोड़ा और क्लियर करती हूँ। राउंड 1 में अगर किसी को कॉलेज मिला था, कॉलेज मिला और उसने क्या किया था, उसने फ्लोट किया था, यानी कि अपग्रेड किया था। अपग्रेड। अब अपग्रेड करने के बाद कई सिनेरियो बनते हैं। अपग्रेड करने के बाद या तो हो सकता है उसको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया हो, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया हो, और राउंड 2 जब कॉलेज मिला हो तो उसने वापस से अपग्रेड किया हो और राउंड 3 में भी कॉलेज नया मिल गया हो, नया कॉलेज मिल गया हो। इसमें न्यू कॉलेज मिला था और इसमें न्यू कॉलेज 2, यानी कि दूसरा नया कॉलेज मिल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज नॉट अलॉटेड, ऐसा सीन हो सकता है। ऐसा ही राउंड 1 में मान लेते हैं उसने अपग्रेड किया, लेकिन राउंड 2 में नो कॉलेज, कोई कॉलेज नहीं मिला। फिर वो क्या किया होगा, राउंड 3 में गया होगा, या तो उसने वहीं पे फिक्स कर लिया होगा, यानी कि फ्रीज कर लिया होगा, या तो वो राउंड 3 में गया होगा। राउंड 3 में वापस से 2 नियम आते हैं, या तो राउंड 3 का कॉलेज मिला, कॉलेज मिला, या तो राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला। तो इन तीनों केसेस में क्या करना होगा समझिए। देखिए, अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला है और फ्लोट करके आप राउंड 2 में गए हो, नया कॉलेज मिला, तो यही आपका फाइनल है, पहले वाले पे आपका कोई हक नहीं। इसके बाद अगर फिर से नया कॉलेज मिला तो यही फाइनल रहेगा, यही फाइनल रहेगा। आप सोचो नहीं नहीं, इससे बेहतर तो पहले वाला था, तो पहले वाला बेहतर था तो भरा क्यों? नहीं भरना चाहिए ना। तो जो आपको नया मिला है वही फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप पहले वाला चूज कर पाओगे। अगर आपको नया कॉलेज मिल गया तो पीछे आप नहीं जा सकते। ठीक है? इसी तरह से अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था और आपको राउंड 2 में मिला पर राउंड 3 में नहीं मिला, तो 2 वाला ही आपको लेना पड़ेगा, 2 वाला आपको लेना पड़ेगा, आप इसके पीछे नहीं जा सकते। ठीक है? इसी तरह से यहां पे कॉलेज नहीं मिला, आप राउंड 3 में गए, फिर से नहीं मिला, तो फर्स्ट वाला ही आपको लेना पड़ेगा। अगेन राउंड 2 में गए, राउंड 3 में गए, राउंड 3 में मिल गया, तो 3 वाला ही फाइनल रहेगा। जो लास्ट कॉलेज आपको मिला है वही फाइनल रहेगा। तो राउंड 3 जैसे ही खत्म होगा तो जो आपका फाइनल कॉलेज है उस कॉलेज पे जा करके आपको कॉलेज फिक्स करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। नहीं करोगे तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे। समझ गए? और आपको आगे पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है? राउंड 3 में जिसको भी कॉलेज मिला, उसने कॉलेज अगर डिक्लाइन कर दिया है तब वो राउंड 4 में जा सकता है पैसे लगा करके। और अगर उसने कुछ नहीं किया, उस वैसे ही छोड़ दिया, वो गया ही नहीं, कुछ उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है? समझ गए? और राउंड 3 तक जिसको भी कॉलेज ले लिया है जिसने भी, वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार आपको कॉलेज मिल गया तो आप बैठो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राउंड्स के नियम आपको समझ में आ गए मुझे लगता है। नेक्स्ट, अगला ये सवाल उठता है कि मैम पैसे कितने लगते हैं काउंसलिंग में? मैं आपको एक एक करके हर चीज बताते जा रही हूँ काउंसलिंग की। इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यान से देखिए। मनी कितना लगता है, पैसे कितने लगते हैं काउंसलिंग में? काउंसलिंग में कितने पैसे लगते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंसलिंग में जो पैसे आप सोच रहे हो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर आप MBBS गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से, हम केवल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में लेना चाहते हो, तो 1,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन का लगेगा, प्लस 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी लगेगी अगर आप जनरल हो। में चाहे आप जनरल हो या फिर जनरल EWS हो, यही पैसे आपके लगेंगे। अगर आप OBC हो, SC हो, ST हो, तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगेगा और प्लस 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी लगेंगे अगर आप OBC हो, SC हो,
ST हो या फिर PWD हो, किसी भी कैटेगरी के PWD हो, तो ये आपके पैसे लगेंगे सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट यानी कि डीम्ड में जाना चाहते हो, प्राइवेट तो इसमें आता नहीं है, डीम्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो सबके लिए, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हो, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा प्लस 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी लगेगी ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ऑल कैटेगरी के बच्चों के लिए, चाहे जिस भी कैटेगरी के हो, यही फीस आपकी लगने वाली है। बात समझ गए? अब अगले की बात कर लेते हैं। अगला हम बात करें, अगर आप BDS में जाना चाहते हो, BDS, तो BDS में भी एक तो आता है आपका गवर्नमेंट। अगर BDS गवर्नमेंट में जाओगे तो यही फीस लगेगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी फॉर जनरल एंड EWS, ये चीज़ लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप SC ST OBC हो तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन प्लस 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगा SC के लिए, ST के लिए और PWD के लिए और OBC के लिए। अगर आप MBBS BDS दोनों भरना चाहते हो तो ये पैसा आपको एक ही बार देना है, 2 बार नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी इस बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसके बाद अगर आप डीम्ड के लिए जाना चाहते हो, डीम्ड, तो डीम्ड के लिए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी लगेगी। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी लगेगी, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हो, ऑल कैटेगरीज, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हो, यही पैसा आपका लगेगा। ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं BSc नर्सिंग, जो कि आखिरी कोर्स होता है इसमें, BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग के केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वही बात, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी। ठीक है। किसके लिए? जनरल के लिए, EWS के लिए। और अगर हम बात करें SC ST OBC की, तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन प्लस 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी। ये किसके लिए? OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, PWD के लिए। बात समझ में आ गई? इसके कोई प्राइवेट कॉलेज होते नहीं है, डीम्ड कॉलेज होते ही नहीं है, तो मैंने बताया नहीं। अब सवाल ये उठता है, अब कई तरह के इसमें भी सवाल उठते हैं, उसको भी मैं आपको क्लियर करते चलती हूँ। पहला सवाल तो इससे रिलेटेड ये उठता है कि अगर हमको गवर्नमेंट MBBS BDS और नर्सिंग तीनों का काउंसलिंग कराना है तो क्या हमें 3 बार पैसा देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, आपको एक बार ही देना है, एक बार देना है, केवल एक बार आपको पैसा देना है और शुरुआत में ही देना है। जैसे मान लेते हैं आप राउंड 1 में रजिस्टर कर रहे हो तो उसी समय पैसा देना है, बाकी आपको पैसा नहीं देना है किसी भी राउंड में। समझ गए? एक बार आपका पैसा लगेगा, हर राउंड में पैसा नहीं लगेगा। ओके, राउंड भी अभी क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, इन सब के लिए, इन तीनों का आपको करना है तो वही बात है, यही वाली फीस लगेगी। गवर्नमेंट का जो मैंने आपको यहाँ फीस बताई है ना, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, यही फीस लगेगी, चाहे आप एक भरो या तीनों भरो, चाहे आप एक कोर्स भरो, 2 भरो या तीनों भरो, एक बार ही इतनी फीस लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। ठीक है। और एक ही राउंड में लगेगी, बार बार नहीं लगेगी, बार बार अलग अलग राउंड में नहीं लगेगी। इसी तरह से अगर आप डीम्ड भरते हो, डीम्ड अगर आप केवल BDS भरोगे तो 1 लाख लगेगा, अगर आप केवल MBBS भरोगे तो 2 लाख लगेगा, अगर आप MBBS प्लस BDS दोनों भरोगे, MBBS प्लस BDS दोनों भरोगे तो भी 2 लाख ही लगेगा। 2 लाख प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन का, 1 लाख प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। और इसमें भी प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन का। तो ये चीज के बारे में ध्यान दे दीजिए, चाहे आप 2 कोर्स भरो या 1 भरो, रजिस्ट्रेशन फीस सेम लग रही है। MBBS भरने का 2 लाख लग रहा है, BDS भरने का 1 लाख, और अगर दोनों भर रहे हो तो 2 लाख में सब कुछ हो जाएगा। और ये भी पैसे आपको एक बार ही देने होते हैं, बार बार आपको नहीं देने होते जब तक आप नियम नहीं तोड़ते। नियम मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगी। तो ये रही फीस की बात, आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग, आपको पैसे समझ में आ गए, आपको कोर्स समझ में आ गया। अब देखिए, काउंसलिंग जो है वो MBBS BDS
और नर्सिंग, इनकी एक साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में एमबीबीएस केवल चलेगा, बाद में बीडीएस चलेगा, बाद में नर्सिंग चलेगा, ऐसा नहीं होता। चाहे वो गवर्नमेंट हो या डीम्ड हो, और चाहे इन तीनों में से कोई भी कोर्स हो, इन सबकी काउंसलिंग एक साथ चलती है। एक साथ काउंसलिंग चलती है। अब किन किन केस में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि किन केसेस में एडमिशन कैंसिल होता है। एडमिशन कैंसिल कब कब होता है? जब सब कुछ आपने सही किया, आपको कॉलेज मिल भी गया, तो एडमिशन कैंसिल क्यों होता है और किस केस में होता है वो समझिए। एडमिशन कैंसिल होने का पहला रीजन होता है कि आपने डॉक्यूमेंट गलत दिए हैं। डॉक्यूमेंट गलत दिया है, जैसे कि मान लेते हैं आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपने एससी कैटेगरी लगाई, या फिर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया पर गलत लगाया, बहुत पुराना लगा दिया जो कि वैलिड ही नहीं है, और आप दूसरा नया बनवा नहीं पाए समय पे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज होता है डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है। डॉक्यूमेंट मिसिंग है, यानी कि आपने जितने डॉक्यूमेंट ले जाना चाहिए थे वो पूरे डॉक्यूमेंट आप ले नहीं गए, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं ले गए, जिसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है। दूसरी चीज, आपने टाइम रहते रिपोर्टिंग नहीं की। विद इन टाइम आपने रिपोर्टिंग नहीं की, यानी कि मान लेते हैं 4 दिन का मौका दिया गया था, आप 5वें दिन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम के अंतर्गत ही आपको रिपोर्टिंग करनी है। और चौथा रीजन ये होता है कि आपने एलिजिबिलिटी पढ़ा ही नहीं था। एलिजिबिलिटी, मान लेते कोई कॉलेज आपने भरा, उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो उस केस में भी आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इन सारे केसेस में एडमिशन कैंसिल होते हैं, इसलिए सब कुछ देख करके ही एडमिशन करवाइए। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी तो ये होनी चाहिए, पहली चीज कि आपका 12th में पीसीबी हो प्लस इंग्लिश हो, और इसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो तो आप पार कर ही चुके होगे, तभी आपने नीट का एग्जाम दिया है। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि आप नीट एग्जाम दिए हो और नीट में कम से कम क्वालिफाई हुए हो। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 213, और अगर आप ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो तो उनके लिए मार्क्स है 177। इससे एक नंबर भी कम है तो आप क्वालिफाई नहीं हो। और जब क्वालिफाई कोई नहीं होगा तो काउंसलिंग में ना जाए। अगर आप जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पैसे खत्म होंगे, आपका काउंसलिंग से बाहर भी कर दिया जाएगा, एडमिशन भी कैंसिल होगा। इसलिए एलिजिबिलिटी रखते हुए जाइए, जो क्वालिफाई नहीं है वो काउंसलिंग ना करवाए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी चीज ये है, मान लेते हैं आपके पास स्टेट कोटा है केवल यूपी का, और आपने बिहार का रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हो या कहीं और का कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए स्टेट कोटा का, तो मत करो ऐसा। आप एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म भर दोगे, आपके पैसे चले जाएंगे पर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। समझ गए बात? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कुछ बेसिक बातें थी। तो ये सारे रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने, अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम आएगी काउंसलिंग में। जितने भी रूल्स थे मैंने बेसिक से एडवांस तक सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। अगर आपको काउंसलिंग की डिटेल वीडियो चाहिए कि होगी कि एक एक चीज़ मैम हमको बता दो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दी जाएगी। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, समय रहते इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।